हेलो एंड वेलकम टू एमपी बोर्ड गुरु। इस सत्र में हम कक्षा 9वीं के वार्षिक परीक्षा के पुराने वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल करेंगे और उन प्रश्नों को हल करके उनका अभ्यास करेंगे और सीखेंगे कि प्रश्न पत्रों को कैसे हल करना है। इस सीरीज में आप लगभग 4 से 5 वार्षिक प्रश्न पत्रों को हल करेंगे। वर्तमान में हम हैं कोड नंबर 966। उस मैथ्स के पेपर को हम हल करके देखेंगे। इसमें आप जानते हैं कि मैक्सिमम 75 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। बिना समय वेस्ट करे हम आते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। उसका फर्स्ट, सारे प्रश्नों को आप एक बार देख सकते हैं पॉज करके। स्क्रीन को पॉज करके आप सभी प्रश्नों को एक बार देख लीजिए और आपको कौन सा सही विकल्प सही लगता है उसका अंदाज़ा लगाइए या उत्तर दीजिए और आगे हम इसे हल करके देखते हैं आपका उत्तर सही था या गलत। पहला प्रश्न देखते हैं। याद रखिए, जब आप प्रश्न करते हैं एग्जाम में तो प्रश्न क्रमांक के साथ में वही क्रमांक डालना आवश्यक होता है जो क्रमांक क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। जैसे यहाँ रोमन में फर्स्ट लिखा हुआ है तो आपको रोमन फर्स्ट यूज़ करना होगा। अबशद हो तो अबशद, ABC हो तो ABC। इस बात का ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर इस पर थोड़ा ध्यान देते हैं, कॉपी चेक करने वाले इवैल्यूएटर और शिक्षक भी। क्वेश्चन है, यदि R एक परिमेय संख्या है और S एक अपरिमेय संख्या है तब R धन S, R प्लस S होगा, क्या होगा? ऑप्शन है अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या, प्राकृत संख्या या पूर्ण संख्या, क्या प्राप्त होगा? यहाँ कह रहा है कि R परिमेय है, S अपरिमेय है। तो इसमें कक्षा 9वीं के जब आपने यूनिट फर्स्ट पढ़ी है तो उसमें आपने इसके कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे। मैं आपको बता देता हूँ। जब हम परिमेय और अपरिमेय हम योग के बारे में बात करें तो जब किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का योग होता है तो अपरिमेय ही संख्या मिलती है। अगर परिमेय में से अपरिमेय घटा दिया जाए तो भी अपरिमेय ही संख्या मिलेंगी। अक्सर ऐसे प्रश्नों को चेक करने के लिए आप अपने मन से एक परिमेय संख्या मान ले, जैसे ये हो गया 2 और अपरिमेय मान लीजिए करनी 3। दोनों का सम कितना होगा? 2 को लिख सकते हैं हम 2.0000। इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि √3 करनी 3 का मान 1.732 एंड सो ऑन चलते रहता है, बहुत सारा होता है। यह करनी का मान अनवसानी अनावर्ती होता है, अपरिमेय। जब आप इसको सम करेंगे या इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो भी इसका मान अनवसानी अनावर्ती ही, अशांत और अनावर्ती वाला ही दशमलव मिलेगा आपको, जिसको आप अंश बटे हर में नहीं लिख सकते। इसलिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों का योग हमेशा अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। इसमें आप इस तरह याद रख सकते हैं कि परिमेय है अगर R है, अपरिमेय S है, तो परिमेय और अपरिमेय को जोड़ेंगे तो भी अपरिमेय ही मिलेंगी। परिमेय और अपरिमेय को घटाएंगे तो भी अपरिमेय ही मिलेंगी, आपको अपरिमेय ही मिलेंगी। और एक और है गुणा और भाग के रूप में, उसमें थोड़ा एक शर्त भी है, लेकिन कि आप किसी अगर R परिमेय है, मैं R जो लिख रहा हूँ ये परिमेय है, R अगर परिमेय है तो उसमें किसी अपरिमेय का गुणा करे, ये R परिमेय है उसमें किसी अपरिमेय से भाग दे तो भी आपको अपरिमेय ही मिलेंगी। किंतु कितना प्यारा हिंदी शब्द है, ठीक है। किंतु इसमें एक कैच है। कैसा कैच है? एक शर्त है कि R ने बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। अब ऐसा क्यों? क्योंकि अगर R जो हमने परिमेय ली, परिमेय 0 भी एक परिमेय संख्या होती है, याद रखिएगा 0 एक परिमेय संख्या है। R अगर हमने 0 ले ली परिमेय के रूप में, ये R जो परिमेय था, तो 0 का मल्टीप्लिकेशन हो, 0 का गुना हो किसी में, या 0 में किसी से भाग जाए तो उसकी वैल्यू भी 0 बन जाएंगी। और अगर उसकी वैल्यू 0 हो गई तो वो अपरिमेय नहीं कहलाएंगी। इसलिए इस गुना वाली शर्त और भाग वाली शर्त के लिए आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो परिमेय आप ले रहे हैं उसको आपको 0 नहीं लेना है, ठीक है। 0 परिमेय होता है, क्यों? क्योंकि 0 को 0/1 अंश बटे हर P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ 0 नहीं है।
इसलिए 0 को परिमेय संख्या बोलते हैं। ये भी एक प्रश्न आया हुआ है कि शून्य क्या परिमेय संख्या है सत्य सत्य में, तो हाँ परिमेय संख्या है, शून्य एक परिमेय संख्या, याद रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, इसका आंसर क्या होगा, r+s परिमेय में अपरिमेय जुड़े या परिमेय में से अपरिमेय घटे हमेशा अपरिमेय संख्या मिलेंगी, आंसर होगा बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ध्यान से देखिए। बहुपद 4x² माइनस 2x⁻7 प्लस 10x³ बहुपद 4x का वर्ग ऋण 2x⁻7 धन 10x⁻3 अगर है तो इसकी घात क्या है, किसकी घात, बहुपद की घात के बारे में बात कर रहा हूँ। बहुपद की क्या घात क्या होंगी, हमने पढ़ा हुआ है बहुपद में जो उसका चर होता है, चर अर्थात अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट, अंग्रेजी के अक्षर x y z etc, ये जो अक्षर है इनकी जो सबसे बड़ी घात होती है वो बहुपद कहलाती है, वो बहुपद की घात कहलाती है। इनकी जो सबसे बड़ी घात होती है वो बहुपद की घात कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे अधिकतम घात क्या है आप देख पाएंगे, x⁻2 है, x⁻3 है, और सबसे बड़ी जो घात है यहाँ पे x⁻7 है। तो यहाँ बहुपद की घात क्या हो जाएंगी, 7। वैसे ही हम कुछ एग्जाम्पल में आपको और देता हूँ। अगर लिखा हुआ है 3x² प्लस 2x प्लस 9, ये एक बहुपद है, इस बहुपद की घात क्या होंगी, तो इस बहुपद की घात होंगी 2, क्योंकि इसमें अधिकतम घात कितनी है, 2। इसे कहा जाएगा द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, तो समझ जाइए आप। आगे लिख सकते हैं हम 7x⁻3 प्लस 3x², या जो भी इसके आगे लिखा जाए ना लिखा जाए जो भी, पर यहाँ मैक्सिमम घात कितनी है x की, यहाँ मैक्सिमम घात है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, अधिकतम हो गई 3, तो ये बहुपद कहलाएगा त्रिघाती बहुपद। अच्छा, अगर बहुपद की घात 1 रही तो जैसे लिखा 3x प्लस 9, इस बहुपद की अधिकतम घात है 1, यहाँ x की कोई घात नहीं दिख रही, मतलब यहाँ पे कितनी घात है बेटा, यहाँ पे अगर कोई घात नहीं दिख रही तो इसका मतलब क्या है कि घात नहीं है, नहीं, जहाँ कोई घात नहीं है वहाँ 1 है मतलब। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे कुछ घात नहीं मतलब 1 है, तो यहाँ पे घात 1 है, तो ऐसे उसको बोलते हैं रैखिक बहुपद, याद रखिएगा, रैखिक बहुपद। रेखीय भी लिखते हैं कई रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद इसलिए क्योंकि जब इस एक घात वाले बहुपद का ग्राफ खींचा जाएगा ग्राफ पर, तो एक सीधी रेखा प्राप्त होंगी। ठीक है, यहाँ पे अधिकतम घात 7 है, इसलिए इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। के का मान होगा, अच्छा के डिपेंड कर रहा है समीकरण में, जबकि x का मान 0, y का मान 1, x बराबर से 0, y बराबर से 1 दिया गया है आपको। समीकरण के हल है, समीकरण का हल क्या होता है, जो समीकरण लिखा हुआ है समीकरण का एक हल है। अगर समीकरण का हल है उसका मतलब यह होता है कि समीकरण के हल को उसमें उसके चर की जगह रखा जा सके। समीकरण का हल का मतलब ही होता है कि x और y के मान होना जो उसे सही सत्यापित सिद्ध कर रहे हैं। तो x का मान यहाँ पे 0 रखेंगे, y का मान यहाँ पे 1 रखेंगे, हल करके देखेंगे तो हमने यहाँ है x प्लस, यहाँ कर देते बड़ा x प्लस वाई इज इक्वल टू के, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1 इज इक्वल टू के, 0 धन 1, 0 प्लस 1 1, के की वैल्यू हो जाएंगी 1। याद रखिएगा, अगर हल है तो उससे वो प्रूफ करेगा। के की वैल्यू हो गई यहाँ 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पे हल के बारे में बात की है। समीकरण x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, x ऋण 2y बराबर 4 के हल है। क्या हल है मतलब x के मान और y के मान। हल का मतलब हो गया चर के मान, चर यानी x और y के मान जो इसमें रखे जा सकते हैं, और अगर हल है तो रखने पे इसको बराबर वो सिद्ध करेंगे। मतलब ऐसे मान जो मैं x की जगह और y की जगह रखूं तो इस पक्ष में जो आएगा वो बराबर होगा इस पक्ष के 4 के, मतलब 4 के बराबर यहाँ भी 4 प्राप्त होगा। अच्छा, ये जो वैल्यू दी हुई है ब्रैकेट में, ये क्या वैल्यू है, तो वैल्यू जो ब्रैकेट में से दी हुई है ना, ये इसका मतलब हो गया पहला मान है x का और दूसरा मान है y का, इसे रखना है। तो हम यहाँ रखते हैं x माइनस 2y इक्वल टू 4। जिस भी ऑप्शन के मान रखने पर सही सिद्ध हो जाएगा वो ऑप्शन हमारा उत्तर हो जाएगा। तो x का मान यहाँ 0, 0 माइनस 2, y के मान को ब्रैकेट में लिखेंगे, y का मान भी 0, 0 इंटू 2 0,
0 माइनस 0 0, ये 0 आया जबकि यहाँ 4 है, तो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं हो सकता। अगला रख के देखते हैं, 1 मिनट से मैं मिटा लूँ, ठीक है, गुड इनफ। चलिए अगला है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2 रखते। x की वैल्यू 0 -2, y की वैल्यू, y का मान कितना है -2, 0 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू 2 4, 0 + 4 यानी 4, 4 = 4। यहाँ पर इस पक्ष में जो हमने मान रखे वो मान का हल इस पक्ष में जो है उसके बराबर आ गया, मतलब ये आंसर है। चारों में ही कुछ न कुछ मान दिए थे, अगर यही मान सही हो गया तो आगे मान चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा आगे उत्तर होता कि कोई 2 उत्तर होते बी और सी या ऐसा कुछ अलग से दिया होता तब हम चेक करते। यहाँ पे हमारा बी उत्तर सही हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। अच्छा, ये चलिए समबाहु त्रिभुज के बारे में आप पहले से जानते हैं। समबाहु त्रिभुज जैसा नाम कह रहा है, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा समान हो, तो हम एक त्रिभुज बनाए इसकी सभी भुजाएं समान हो, सारी भुजाएं समान है। समान मतलब बराबर है। इसकी भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, तीनों भुजाओं की जो वैल्यू रहेंगी, मान रहेगा, वो बराबर रहेगा। समबाहु त्रिभुज में सिर्फ इसकी भुजाएं बराबर नहीं होती, हमने पढ़ा है कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं उस आधार पे भी। और आपको वैसे भी याद रखना होगा कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर एवं तीनों के तीनों कोण भी बराबर होंगे। ये तीनों कोण भी आपस में बराबर होंगे, ये तीनों एंगल आपस में बराबर होंगे समबाहु त्रिभुज के। समबाहु त्रिभुज सिंबल बना देता हूँ। अच्छा, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग जो होता है वो एक्सोसियंस होता है। आप ये पढ़े हुए होंगे, तीनों कोनों का योग, तीन यानी सभी कोनों का योग। त्रिभुज में तीन ही कोण तो होते हैं, तीनों कोनों का योग एक्सोसियंस होता है। और तीनों ही आपस में बराबर है, तो हर एक कितने कितने का होगा आप खुद सोचिए, देसी तरीके से भी सोच सकते हैं। अगर तीनों ही आपस में बराबर और तीनों का योग एक्सोसियंस, तो हर एक एंगल कितने कितने का हो जाएगा 60 डिग्री का। आपको ये वैसे ही याद रखना चाहिए, आप इतने बड़े हो चुके हैं, कक्षा 9वीं में, कक्षा 8वीं में, कक्षा 7वीं में ये पता चल जाता है कि एक समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर, तीनों कोण आपस में बराबर, और प्रत्येक कोण जो बराबर होंगे कितने कितने डिग्री के होंगे 60 अंश के होंगे। उत्तर हो जाएगा ए। कई बार ना, ठीक है, आगे बढ़ते। प्रश्न क्रमांक 6, अर्धवृत्त का कोण होता है। या आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा और आपने कोई कथन भी पढ़ा होगा कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। क्या होता है? समकोण होता है। इसका आंसर है 90 डिग्री। समकोण मतलब 90 डिग्री पर। कैसे होता है ध्यान दीजिए, कुछ सर्कल ले लेते हैं। आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि एक वृत्त में परिधि पर स्थित किन्हों बिंदुओं द्वारा केंद्र पे अंतरित जो कोण किया जाता है, मान लो ये जो कोण है, इस कोण का आधा कोण अंतरित किया जाता है उसी ओर के वृत्तखंड पे या उसी ओर के चाप पर। इसी भाषा लिखा जाए, यहाँ पे इसका आधा कोण अंतरित किया जाता, मतलब यदि यहाँ पर 2x डिग्री है तो यहाँ पे x डिग्री आएगा। ठीक है, कई बार इसको दो बिंदु ना बोल के जीवा के द्वारा बोल देते हैं। आगे देखते हैं, जैसे अगर मैं जीवा के रूप में बोल लूँ तो जीवा द्वारा ये वृत्त का केंद्र मान लेते हो, इस पर यहाँ पर 80 डिग्री कोण अंतरित किया जा रहा है। तो इसी ओर का मतलब है ये जो दोनों बिंदु है इसके इसी ओर के चाप की तरफ, ये वाला चाप, दीर्घ चाप जो यहाँ दिखाई दे रहा ये लघु चाप है। तो ये जिधर इस साइड से इस पे एंगल बन रहा है दोनों बिंदु द्वारा, तो इसी ओर इस वाले चाप पर जो कोण अंतरित होगा 80 का आधा होगा। कितना होगा? 40 डिग्री। तो इसी का उपयोग करते हुए आगे समझिए मेरे साथ साथ। आप देखिए, एक सर्कल और बनाते हैं। यहां पर मान लो ये दो बिंदुओं द्वारा सेंटर पर 160 डिग्री एंगल बनाया जाता है, आरोपित है। तो इसी ओर यहाँ पे अगर अपन कोई बिंदु ले तो यहाँ पे कितना होगा? केंद्र पे अंतरित कोण का आधा, दैट मीन्स 180 का आधा 80 डिग्री होगा।
अब आप खुद सोचिए कि ये 160 का 80 हो गया, तो 170 का कितना हो जाएगा 85। और अगर मैं और बढ़ाते जाऊँ उसको, तो मान लो मैं 180 कर लूँ, तो ध्यान दीजिए, जब मैं बोल रहा हूँ कि केंद्र पे अंतरित कोण 180 है, 180 अगर केंद्र पे अंतरित कोण है, उसका मतलब सीधी रेखा बन रही है। 180 कोण का मतलब हो गया सीधी रेखा का होना, रिजु कोण, सरल कोण होना, जो आप कहोगे। तो ये दो बिंदुओं द्वारा केंद्र पर 180 डिग्री का कोण अंतरित करा जाएगा। तो फिर इन्हीं बिंदुओं द्वारा इस ओर के चाप पर, वृत्तखंड पर कितने डिग्री का कोण होगा बेटा? देखो बनाओ सही तो अपने आप बने लग जाता है। 180 का आधा कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री। और जब ये 180 डिग्री का कोण यहाँ अंतरित किया गया, तो ये बन गया बेटा व्यास। ठीक है, और वैसे भी व्यास बन गया, तो ये वृत्त के दो टुकड़े हो गए, दो भागों में बढ़ गया। तो वृत्त का ये भाग अर्धवृत्त, ये भाग भी अर्धवृत्त। तो इस प्रकार कहते हैं कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। आपको ये कथन याद रखना होगा, बार बार आप 2 बार 3 बार बोल लीजिए मेरे साथ, कहेंगे अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त का कोण, क्योंकि 9th का और आगे भी चल के आपको जब कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी करेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण पहलू और बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। अर्धवृत्त का कोण समकोण 90 डिग्री होता है। ठीक है, पता होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 90 डिग्री डी। ठीक है, इस प्रकार सभी इसके 6 ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पी जो प्रश्न थे वह हुए। अगले वीडियो में, अगले पार्ट में आप अगले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। अच्छा, इसे